जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अनिमेश सर आप सभी का शिक्षक वर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए 18 अप्रैल को होने वाले पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के एग्जाम के लिए ऑल इन वन वाली सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें एग्जाम रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये जैक बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चंस है दोस्तों, क्योंकि ये जैक की तरफ से बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा दोस्तों, एकदम आप लोग एग्जाम में तबाही मचाकर आएंगे। ठीक है, तो देर किस बात की, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे जितने भी दोस्त है दोस्तों उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस ऑल इन वन वाली सीरीज को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऑल इन वन वाली सीरीज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जो जैक की तरफ से 2020 में पूछा गया है। किसने कहा है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? किसने कहा है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जेलिनेक। क्या हो जाएगा दोस्तों? जेलिनेक ने कहा है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष। ठीक है, जितने भी बच्चे जो इंग्लिश वाले हैं वो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, और संविधान का जनक भी इन्हें कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जैक की तरफ से 2019 में पूछा गया है। पूछा क्या गया है? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो कब संपन्न हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन जो बी आपको दिखाई दे रहा है 1946 में संपन्न हुआ था। ठीक है, और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, उद्घाटन यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक थी, यानी उद्घाटन अधिवेशन था। उस दिन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर, क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, एक चीज बताते हैं, नोट कीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली, कहां हुई थी दोस्तों? नई दिल्ली स्थित काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। कहां हुई थी दोस्तों? दिल्ली में। कहां? दिल्ली में हुई थी, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और मुस्लिम लीग जो है इस बैठक में आने से मना कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में चलकर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया दोस्तों कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? क्या पूछा गया? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? याद रखिए दोस्तों 13। क्या? ऑप्शन जो सी है वो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 की ओर। क्वेश्चन 6 में देख सकते हैं, क्या पूछा गया है? संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? तो ये हुआ तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपको सी दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्गीय मताधिकार के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था? भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था दोस्तों? तो याद रखिएगा, ऑप्शन जो सी दिखाई दे रहा वो करेक्ट आंसर है। क्या दोस्तों? कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता। क्या हो जाएगा दोस्तों? पीपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या पूछा गया? सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा
कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती? ये याद रखिएगा, गोलकनाथ केस 1967 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी आपको दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता का उन्मूलन किया है? ठीक है, इन विच आर्टिकल द अनटचेबिलिटी एबोलिश। ठीक है, अनटचेबिलिटी यानी होता है छुआछूत। छुआछूत जो है वो एबोलिश कब किया गया है, किस आर्टिकल के तहत? याद रखिएगा आर्टिकल 17। याद रखिएगा अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता से रिलेटेड है, यानी छुआछूत करना कानूनी क्या है? जुर्म है। ठीक है, सजा मिल सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों? किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? इसको नोट कीजिएगा दोस्तों, किस दल ने? मुस्लिम लीग ने। किसने दोस्तों? मुस्लिम लीग जो पार्टी है वो संविधान सभा की बैठकों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया और एक अलग राज्य यानी एक अलग देश पाकिस्तान की मांग करने लगा था। याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं क्या पूछा गया है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रीट जारी की जाती है? ठीक है, तो किसके द्वारा रीट जारी की जाती है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, मूल अधिकार दैट मींस मौलिक अधिकार। याद कर लीजिएगा दोस्तों, मूल अधिकार का मतलब होता है मौलिक अधिकार, और इनमें से कौन सा जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, कुछ बातें मौलिक अधिकार से रिलेटेड मैं बता रहा हूं दोस्तों, उसको नोट कीजिएगा, वहां से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला चीज याद कीजिएगा, मौलिक अधिकार जो है दोस्तों वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारत का जो संविधान बना है दोस्तों वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देश से लिया गया है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और एक चीज याद कीजिए दोस्तों, इसका जो वर्णन मिलेगा संविधान के भाग 3 में। याद रखिएगा मौलिक अधिकार का जिक्र कहां किया गया है? संविधान के भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र दैट मींस मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो आप लोग लिखिएगा 7। ठीक है, और अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है तो लिखिएगा 6। ठीक है, याद कीजिएगा मूल जो संविधान था दोस्तों उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन, याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो था दोस्तों, याद रखिएगा अनुच्छेद 31 एवं 19 को हटा दिया गया है दोस्तों, मौलिक अधिकार की सूची से उसको हटा दिया गया, लेकिन उसे संविधान में रखा गया है। याद रखिएगा कानूनी अधिकार के रूप में उसे रखा गया है अनुच्छेद 300A में। ठीक है, याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार है दोस्तों वो मौलिक अधिकार से उसको हटा दिया गया। कब हटा दिया गया दोस्तों? ये याद रखिएगा 44वें संशोधन 1978 में। ठीक है, इस संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। दैट मींस अगर मूल अधिकार पूछे, मौलिक अधिकार पूछे तो अभी वर्तमान में 6 है और पहले कितना था दोस्तों? 7 था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 14 में मौलिक अधिकार के संशोधन में कौन सक्षम है? तो याद रखिए दोस्तों मौलिक अधिकार के संशोधन में कौन सक्षम है? याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय दैट मींस सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया देख सकते हैं आप लोग। पूछा क्या गया? किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है? ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर B.R. अंबेडकर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर 16 नंबर में। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। पूछा गया है कि संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को न्याय योग्य नहीं माना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन 17 देख सकते हैं क्या पूछा गया।
सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है? सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में भी और जर्मनी में भी, यानी ऑप्शन जो सी आपको दिखाई दे रहा है, ए एवं बी दोनों, ठीक है, ए एंड बी बोथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या पूछा गया? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का निर्माता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थॉमस हेयर। क्या हो जाएगा दोस्तों? थॉमस हेयर इज द करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है जैक की तरफ से 2019 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया देख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में कौन प्रत्याशी विजेता होता है? ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम में कौन पार्टी, कौन प्रत्याशी विजेता होता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो डी है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुनाव क्षेत्र में अन्य प्रत्याशियों से ज्यादा मत प्राप्त करने वाला वही विजेता कहलाता है। ठीक है, ज्यादा वोट प्राप्त कीजिए, विजेता कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। भारत में चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन भारत में कौन कराता है दोस्तों? वो कराता है निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में चुनाव यानी इलेक्शन कौन कराता है दोस्तों? तो इलेक्शन कमीशन करवाता है, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो यही जो की गई है दोस्तों भाग 15 में, याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, भाग 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या पूछा गया है? भारत में किनके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों 23 में कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? पूछा क्या गया है? एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्या पूछा गया? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? पहले जो वोट देने का अधिकार था वो 21 वर्ष के लोगों को था। ठीक है, लेकिन ये जो है अभी क्या कर दिया गया? 18 ईयर्स हो जाएगा आप लोग का, तो आप लोग का भी वोटर कार्ड बन जाएगा, आप लोग भी वोट दे पाएंगे। ठीक है, तो पहले 21 वर्ष था, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो किसमें दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन में? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो आपको ए दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वें संशोधन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? क्या पूछा गया है? राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। क्या हो जाएगा? गवर्नर। ठीक है, गवर्नर इज द करेक्ट आंसर। राज्य के शासन में केंद्र का जो प्रतिनिधि है वो गवर्नर है, वो राज्यपाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन 26 में पूछा गया कि कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है, ठीक है, एमएलए या एमपी नहीं है, उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो सी है वो 6 महीना इज द करेक्ट आंसर, 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं कि भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? तो अधिकार किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्या पूछा गया? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 250 यानी 250। ठीक है, एक चीज नोट कीजिएगा दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 80 में यानी 80 में, ठीक है, याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 यानी 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य, याद रखिएगा, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। किनके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और 238 सदस्य, कितने? 238 सदस्य राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। कहां के होते हैं दोस्तों? 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, और कितने
राष्ट्रपति के द्वारा 12, ठीक है। और टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 238 और 12 को जोड़िएगा तो 250 हो जाएगा। तो अधिकतम कितना होता है दोस्तों, याद रखिएगा 250, ठीक है। इस चीज को नोट कीजिएगा, ठीक है। कोई सारा डाउट जो है आपका क्लियर हो गया। अधिकतम कितनी होती है, 250। राष्ट्रपति कितने को नाम निर्देशित करती है, 12, और डायरेक्ट चुनकर कितने आते हैं, 238। तो 238 और 12 को जोड़िएगा तो आंसर हो जाएगा 250, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों, लोकसभा की निर्वाचित सीटों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे के डाउट है कि 552 होगा। नहीं, पहले 552 था, अभी वर्तमान में कितना हो गया दोस्तों, घट गया है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, 550। अभी कितना है दोस्तों, 550, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्या पूछा गया, देख सकते हैं आप लोग 31 में कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा झारखंड। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये द्विसदनीय विधायक नहीं है, यहां पर एक सदनीय देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 32 की ओर। 32 में क्या पूछा गया दोस्तों, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। क्या पूछा गया, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में क्या पूछा गया, देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया दोस्तों, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर निर्वाचित किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, भारत में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, उसे निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन 35 में क्या पूछा गया कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं दोस्तों, ऑप्शन जो डी आपको दिखाई दे रहा वो करेक्ट आंसर है, 6 ईयर्स के लिए, 6 वर्ष के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्या पूछा गया, भारतीय संविधान, क्या पूछा गया, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन 37 में क्या पूछा गया, देख सकते हैं, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमार देखकर आप लोग मत सोचिए कि महिला नहीं है, ये महिला है, ठीक है। मीरा कुमार इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्या पूछा गया, 38 में पूछा गया कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान नहीं करते किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं, ठीक है। यानी राष्ट्रपति के टाइम में ये वोट नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, संसद के मनोनीत सदस्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक की तरफ से 2020 में पूछा गया कि कानून के शासन पदबंध की रचना किसने की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ए.वी. डाइसी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए.वी. डाइसी। ये जो पब्लिश हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा 1885 में, 1885 में 1885 में ये पब्लिश्ड हुई थी, इसकी रचना हुई थी, ठीक है। और 1885 में आप लोग याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी हुई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन 40। क्या पूछा गया क्वेश्चन 40 में कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है। अवकाश आयु मींस कितना एज में वो रिटायरमेंट लेते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 62 ईयर्स, ठीक है। 62 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि 60 साल में तो रिटायर होते बीसीसीएल के कर्मचारी, तो ये भी रिटायर होंगे 60 साल में, नहीं दोस्तों, ये 62 ईयर्स में रिटायर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 41 की ओर। 41 में क्या पूछा गया दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय कितने दोस्तों भारत में, हाई कोर्ट कितने हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 25, ठीक है। याद रखिएगा भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, 25 उच्च न्यायालय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 42 की ओर। 42 में क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग
कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो याद रखिए दोस्तों 31 है, ठीक है, 31 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये जैक की तरफ से 2020 में पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्या पूछा गया? संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे सोच रहे हैं 97, ठीक है, लेकिन दोस्तों 97 इसको लेकर जितने भी डाउट्स है दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अभी जो वर्तमान में जो दोस्तों वो 100 है, कितना है? 100 है, लेकिन संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। कितने थे दोस्तों? 97। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संविधान के लागू होने के टाइम संघ सूची में कुल कितने विषय थे, अगर थे पूछा जाए तो आप लोग टिक कीजिएगा 97। यहां पर पूछा गया है मींस दोस्तों अभी वर्तमान में कितना है? तो अभी वर्तमान में 100 है, ठीक है, और संविधान जब लागू हुआ था तो 97 था, ठीक है। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है, याद रखिएगा, राज्य सरकार नहीं बनाती है। संघ सूची में याद रखिएगा केंद्र सरकार कानून बनाती है। और आप लोग जो याद रखिए दोस्तों, कमेंट बताइएगा कि राज्य सूची और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय है, वो कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 44 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। केसी वियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 45 की ओर। निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो देखिए विषय से क्वेश्चन आ रहा है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, देख के ही जाना है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची को, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि समवर्ती सूची का सब्जेक्ट यानी विषय कौन है? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवाह और तलाक, ठीक है। दोस्तों एक चीज नोट कीजिएगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। कितने विषय थे दोस्तों? जब संविधान लागू हुआ था तो समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 सब्जेक्ट्स थे। कितने थे दोस्तों? 47। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? तो अभी वर्तमान में 52 हो गया, ठीक है, यानी इसमें बढ़ गया, ठीक है। पहले 47 था, अभी हो गया 52, ठीक है। जैसे संघ सूची में अभी 100 है, पहले कितना था दोस्तों? याद रखिएगा 97, ठीक है। वैसे ही दोस्तों याद कीजिएगा इसमें कौन कौन से विषय आते हैं उसको नोट कीजिएगा, ठीक है। समवर्ती सूची में कुछ प्रमुख विषय दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली आता है, समाचार पत्र आता है, श्रमिक संघ आता है और वन यानी जंगल भी इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बैंक, विदेशी मामले, रेल, डाक, ये सब संघ सूची में देखने को मिलते हैं। यहां पर जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों विदेशी, ठीक है, यहां पर जो आप बैंक देख रहे हैं ये सब किस में आता है दोस्तों? ये सब आते हैं संघ सूची में। और यहां पर जो आप जेल दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो जेल है दोस्तों, जेल है, जो पुलिस है, कृषि है, ये सब राज्य सूची के विषय में आते हैं। राज्य सूची में अगर बात करें तो दोस्तों, तो राज्य सूची में याद रखिएगा पहले 66 विषय थे, 66, अभी घटकर वर्तमान में 61 हो गया। इसमें घटा है दोस्तों, बाकी दो में बढ़ गया है, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा और जो भी इसका आंसर करेक्ट दिए मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन 46 में, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों कनाडा से। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्या पूछा गया? केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है, तो विवाद का एक कारण रहा दोस्तों राज्यपाल का पद। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गवर्नर्स पोस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के पास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 49 की ओर। 49 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है, गवर्नर इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 50 की ओर। क्वेश्चन 50 में क्या है दोस्तों कि सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने ऑल इन वन वाली सीरीज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आप लोग कमेंट बताइएगा ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, आप लोग के लिए क्वेश्चंस हेल्पफुल साबित हो रहा है कि नहीं, कमेंट बताइएगा। और आगे इस तरह का आप लोग हिस्ट्री या किन किन चीजों का ऑल इन वन वाली सीरीज चाहते हैं वो भी कमेंट बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 51, ठीक है।
ठीक है। 51 में क्या पूछा गया कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 52 में क्या पूछा गया? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो यह है दोस्तों पंचायती राज्य व्यवस्था से। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी 73वां जो संशोधन देखिएगा पंचायती राज व्यवस्था को टिक करके आइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 53 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 54 की ओर। क्या पूछा गया? संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कितने विषयों का उल्लेख किया गया? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, 29, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 55 की ओर। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज यानी होली डॉक्यूमेंट किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक की तरफ से 2019 में आया है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है बी.आर. अंबेडकर, ठीक है। अंबेडकर जयंती कब मनाया है दोस्तों? आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 56 की ओर। क्वेश्चन 56 में क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 57 की ओर। क्या पूछा गया? भारतीय संविधान पर निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 58 की ओर। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो किसमें दोस्तों? याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 59 की ओर। रिपब्लिक नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपब्लिक नामक जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटो, ठीक है। प्लेटो इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 60 की ओर। क्वेश्चन 60 में क्या पूछा गया देख सकते हैं कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होकर राज्य पर ही समाप्त होती है? क्या क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा लग रहा सुनने में। राज्य से ही शुरू होती है और राज्य में ही समाप्त हो जाती है, ये जो लाइन है दोस्तों किसने कहा था? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, J.W. गार्नर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 61 की ओर। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर राज्य। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 62 की ओर। 62 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? अरस्तु है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, अरस्तु जो है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 63 की ओर। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? हु इज द मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेविड स्टर्न इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 64 की ओर। राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस का फादर को यानी पिता को यानी जनक को आपको जानना जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्या पूछा गया? किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकियावेली। यहां पे डाउट मत रखिएगा दोस्तों, यहां पर क्लियर कर लीजिए। अगर सिंपल में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो राजनीति विज्ञान के जनक कौन है तो आप लोग अरस्तु टिक कीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि आधुनिक राजनीति का पिता किन्हें कहा जाता है, मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न आधुनिक का पिता कहा जाता है दोस्तों, आधुनिक राजनीति के जनक कहा जाता है मैकियावेली को, ठीक है। और सिर्फ अगर पूछा जाए कि राजनीति का जनक किन्हें कहा जाता है तो आप लोग फटाक से अरस्तु टिक कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मॉडर्न आ जाए, नहीं आ जाए तो आप लोग मैकियावेली को टिक कीजिएगा, ठीक है। यहां पर डाउट को मत रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन 66 में क्या पूछा गया देख सकते हैं दोस्तों। पूछा गया कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा? तो ये जो कहा दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन जो आपको सी दिखाई दे रहा वो करेक्ट आंसर है गार्नर, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर गार्नर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन 67 में क्या पूछा गया देख सकते हैं। किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, रूसो का लाइन। किनका लाइन है दोस्तों? रूसो का लाइन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रूसो ने क्या कहा था कि मनुष्य जन्म से तो स्वतंत्र है, ठीक है, जन्म से स्वतंत्र है किंतु बाद में चलकर आगे चलकर बेड़ियों में क्या होता है दोस्तों? जकड़ा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। ये भी
बहुत अच्छा बुक है दोस्तों, इनका भी लेखक को जान लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक है? यह भी जैक की तरफ से 2 बार पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया। तो निम्नलिखित में से कौन ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जे.एस. मिल। क्या हो जाएगा दोस्तों? जे.एस. मिल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 69 की ओर। लिबर से लिबर्टी शब्द बना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है लिबर्टी शब्द किससे बना है? लिबर शब्द से, ठीक है। तो लिबर से लिबर्टी शब्द बना है। लिबर का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैटिन भाषा से, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। यहां पर 3 क्वेश्चन फंस सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लिबर्टी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया? लैटिन से लिया गया। अगर क्वेश्चन है कि लिबर्टी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया? लिबर शब्द से लिया गया, ठीक है। यहां पर डाउट मत रखिएगा, आंसर क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 70 की ओर। देखिए यहां तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिबर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के बंधनों का अभाव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 71 की ओर। क्वेश्चन 71 में क्या है? किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम फियर जो बुक है वो किसने लिखी? जैक के तरफ से 2019 में ये पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, आंग सान सू की। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 72 की ओर। ये बुक तो आप लोग पढ़े हैं दोस्तों क्लास 10 में। कहां दोस्तों? क्लास 10 में तो 100% आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, याद है ना दोस्तों? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आप लोग पढ़े हैं ना, नेल्सन मंडेला वाला स्टोरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेल्सन मंडेला इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 73 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आजीविका पाना। क्या हो जाएगा दोस्तों? आजीविका पाना क्या नहीं है दोस्तों? राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 74 की ओर। क्या पूछा गया कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव को क्या कहेंगे? व्यक्ति पर क्या दोस्तों? व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव को क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 75 की ओर। 75 में क्या पूछा गया? ये भी एक कथन स्टेटमेंट है कि किसने, यह कथन किसका है कि गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है हम भाई पर विजय पाए। ठीक है, ये जो कथन है, ये जो लाइन है, ये किसका है? तो ये हो जाएगा आंग सान सू की। ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है कहां? ऑप्शन बी में वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, आंग सान सू की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 76 की ओर। स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा F.A. हायक। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, वो पक्षधर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 77 की ओर। क्वेश्चन 77 में क्या पूछा गया दोस्तों कि कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है, कम रेस्ट्रिक्शंस लगाती है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर, लोकतांत्रिक सरकार इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 की ओर। ये भी एक लाइन आ गया दोस्तों, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। किसका कथन है? ये है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन जो आपको सी दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 79 की ओर। हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? राजनीतिक दार्शनिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। 80 में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये जो बुक है दोस्तों ये आया था 2019 में ये क्वेश्चन कि ये थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन रॉल्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? जॉन रॉल्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। 81 में क्या पूछा गया दोस्तों? देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था, किससे था दोस्तों? धर्म से था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है, रिलीजन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 की ओर। प्लेटो ने अपनी पुस्तक, ठीक है, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द रिपब्लिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि द रिपब्लिक जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है? तो वो है प्लेटो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन में 83 की ओर। 83 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है। क्या स्टेटमेंट दोस्तों? स्टेटमेंट है कि सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है। किसने कहा? ये जो लाइन है दोस्तों किसने कहा ये पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 84 की ओर।
कि किस लैटिन शब्द से जस्टिस अर्थात न्याय शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखिए आ गया ना दोस्तों, यानी जस्टिस जो है वो लैटिन शब्द से हुई है। अगर क्वेश्चन पूछे कि जस्टिस शब्द जो है दोस्तों वो किस शब्द से ली गई, यानी किस भाषा से ली गई है, तो वो लैटिन भाषा से ली गई है। लेकिन पूछा गया कि किस लैटिन शब्द से जस्टिस अर्थात न्याय शब्द की उत्पत्ति हुई है, वो हुई है दोस्तों जस शब्द से। ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस क्या हो जाएगा, जस इज द करेक्ट आंसर। और जस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, टू बाइंड। क्या होता है दोस्तों, जस का अर्थ होता है टू बाइंड, यानी बांधना। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। 85 देख सकते हैं क्या पूछा गया कि फुटपाथ पर रहने, क्या पूछा गया, फुटपाथ पर रहने और बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति के लिए किस अधिकार का मूल्य नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजनीतिक अधिकार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 86 की ओर। 86 में क्या पूछा गया कि एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया गया है। क्या पूछा गया कि एक व्यक्ति जो है वो घर में टेलीफोन लगवाना चाहता है, उसके लिए वे आवेदन दिया है। ठीक है, 2 महीना बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा। देखिए एप्लीकेशन तो दिया था लेकिन 2 महीना हो गया लेकिन टेलीफोन नहीं लगा। व्यक्ति देरी के कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा, वो करेगा सूचना का अधिकार का प्रयोग, राइट टू इंफॉर्मेशन का यूज करेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 87 की ओर। पूछा गया कि संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो संघ या संगठन बनाने का अधिकार कैसा अधिकार है दोस्तों, आर्थिक अधिकार है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते 88 की ओर। क्वेश्चन में 88 में क्या पूछा गया कि राज्य अधिकारों की सृष्टि नहीं करता है बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है, किसने कहा है। तो ये कहा है दोस्तों लॉस्की ने। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 89 में। ठीक है, 89 में क्या पूछा गया, देख सकते हैं कि भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। ये पारित किया गया था 1955 ईस्वी में, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 90 की ओर। क्वेश्चन 90 देख सकते हैं क्या पूछा गया, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया था। तो ठीक है, किसने दिया था दोस्तों, न्यूजीलैंड देश ने। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 91 की ओर। 91 में पूछा गया है कि भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो किसको है दोस्तों, संसद को है। ऑप्शन जो आपको सी दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 92 की ओर। किस क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की लहर तेज हो गई। किस क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की जो लहर है वो तेज हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति है। यहां पर दिया भी गया है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछते कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी तो 1789 में हुई थी। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। क्वेश्चन 93 में क्या पूछा गया, देख सकते हैं किसने कहा कि राष्ट्रवाद पूंजीवादी अवधारणा है। ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 94 की ओर। निम्न में से कौन राष्ट्रवादी भावना नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। क्या है क्वेश्चन, देख सकते हैं ऑप्शन में कि क्रिकेट मैच में अपने देश की हार और दूसरे देश की जीत पर खुश होना गजब चीज है। अपना देश हार रहा है, आप लोग क्या कीजिएगा, दूसरा देश जीत रहा है तो खुशी मनाइएगा। ये तो दुख का बात है ना, अपना देश को हमेशा सपोर्ट करेंगे ना, ये तो मौलिक कर्तव्य है, कुछ तो कर्तव्य है ना हम लोग को देश के प्रति। तो ये गलत बात है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है दोस्तों राष्ट्रवादी भावना नहीं है, राष्ट्र के प्रति ये भावना गलत भावना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 95 की ओर। 95 देख सकते हैं किसने कहा, किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी यानी नाम दी। आज के जो विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी यानी नाम दी, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्शल मैकलुहान इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 96 की ओर। फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैक की तरफ से 2020 में पूछा भी गया है कि स्लोगन जो है, नारा जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का, फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था। तो ये 3 चीज को नारा में दिया था, क्या, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, याद रखिएगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 97 की ओर। क्या पूछा गया, किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया? ये जो शब्द जोड़ा गया था याद रखिएगा 1976 में, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 98 में क्या पूछा गया? किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? याद रखिए दोस्तों, किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है? तो जापान देश के। क्या याद रखिए दोस्तों, ये जो जापान आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। जापान देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। जापान का जो संविधान है दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा से प्रेरित है, इसलिए इस देश के संविधान को क्या कहा जाता है? शांति संविधान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 99 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन 99 में कि विकास की वैकल्पिक अवधारणा कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोगों की खुशहाली, सरकार की भलाई, पूंजीपतियों का लाभ, यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज जो है वो विकास की वैकल्पिक अवधारणा है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का ऑल इन वन वाली सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन है। टाइम मानिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है दोस्तों। ये वीडियो सारे दोस्तों के बीच दे दीजिए दोस्तों, जो भी पॉलिटिकल साइंस में कमजोर है दोस्तों, जो पढ़ नहीं पाए उनको दे दीजिए, उन तक पहुंचाइए इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा दोस्तों। क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइएगा दोस्तों, भारत का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, यह भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तब तक मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ बोला था?